नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं ट्रू ट्रेंड स्टोरीज चैनल को। और गाइस, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सभी कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो कहानी शुरू करते हैं। हॉन्टेड कैमरा। लोहाई अखबार रद्दी ले लो। बाहर कोई रद्दी लेने वाला कबाड़ी आवाज लगा रहा था। रेखा ने अंदर से आवाज सुनी और बच्चों को कहा, देखो बेटे जरा, वहां बाहर शायद रद्दी वाला है, रोको, कुछ कबाड़ इकट्ठा हुआ है, दिवाली की सफाई में निकाल देते हैं। गौरव ने आवाज देकर रद्दी वाले को रोक लिया। रद्दी वाला सांवला सा कोई 30-35 के बीच रहा होगा। बोहनी होने की आशा में अपनी साइकिल पीछे खींच लाया। तुम्हारे पास तो कुछ रखने को सामान नहीं? रेखा ने उसको टोकते हुए कहा। वह कहने लगा, अभी नया धंधा शुरू किया तो अभी रेडी नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो पहले क्या करते थे? जी, मैं तो मैकेनिक का काम करता था, एक दुकान पर डेली का हिसाब होता था। अब लॉकडाउन ने सब बर्बाद कर दिया। तो अभी पिछले हफ्ते से जब छूट मिली तो यह काम शुरू किया है। उसकी आवाज में परेशानी थी। अच्छा, रेखा जी चुप हो गई। आप चिंता मत करो, मैं बोरों में भरकर ले जाऊंगा। जो भी मेरे को मिलेगा आप बताइए। घर में क्या क्या है, मैं अभी निकालवाती हूँ। अखबारों का ढेर, कुछ टूटी फूटी प्लास्टिक, लोहा आदि बच्चों से निकलवा कर ढेर लगा दिया। वह चुपचाप देखता रहा और मन ही मन हिसाब लगाने लगा। बस यही है। हाँ, तेरे पास तो ले जाने के लिए भी ज़्यादा कुछ साधन नहीं है। अखबार ही होंगे 25-30 किलो। तो नहीं जी, आप चिंता मत करो, सब ले जाऊंगा मैं। मेरे पास बोरियां बांधने के लिए रस्सी भी है। उसने एक बोरी में से रस्सी निकाल कर दिखाई। और कुछ क्या? जी, कोई और सामान, पुरानी वॉशिंग मशीन, कूलर, सिलाई मशीन, वाटर प्यूरीफायर, मिक्सी, जो भी आपके पास पुरानी चीज हो। अच्छा, रेखा जी ने एक पल सोचा और गौरव, बेटा जरा पीछे से बड़े में कोने में मेरी पुरानी सिलाई मशीन और पॉलीथीन में कुछ सामान है, ले आना। रेखा जी ने पॉलीथीन से एक पुराना कैमरा निकाला। मम्मी, ये तो दादाजी का है ना? हाँ, यूं ही पड़ा था पुराने सामान में। जब से वह गायब हुए किसी ने उपयोग में नहीं लिया। शायद मुझे सफाई में मिला। अब हमारे काम का तो है नहीं। और कैमरा कह रहा था, मुझे मत बेचो, मैं तो इसमें कैद हूँ। सुबुक। आधे घंटे बाद, बिना तोले मोल भाव के बाद, वह कबाड़ी वाला रद्दी, लोहा, सिलाई मशीन और कैमरा लेकर बदले में 600 रुपये देकर चला गया। और रेखा जी पैसे लेकर एक डब्बे में रख चुकी थी। जब भी वह रद्दी का कुछ सामान बेचती थी, इसी तरह इसी डब्बे में रद्दी वाले पैसे रख लिया करती थी। यह पैसे वह काम वालियों को या किसी देने वाले को देने में काम लेती थी। शाम को जब वह कबाड़ी वाला घर पहुंचा तो बहुत खुश था। आज उसके पास पैसे भी थे और एक पुरानी सिलाई मशीन और एक कैमरा भी। उसने मशीन अपनी बीवी को दिखाई। यह देख, थोड़ा सा ठीक कर दूंगा, मैं तो कपड़े सिलने के काम आ जाएगी। हो सकता है हमें यही धंधा करना पड़े रोजी रोटी के लिए। और उस पॉलीथीन में क्या है? उसकी पत्नी ने कहा, वह एक पुराना कैमरा है, कोई उसको भी देख लूंगा, चल रहा है कि नहीं, रील वगैरह है या नहीं है। तेरे को शौक था ना फोटो खिंचवाने का? मेरे पास तो स्मार्ट मोबाइल है, नहीं तो कैमरे में तेरी फोटो खींच लूंगा। पत्नी निहाल हो गई। पति कितना ध्यान रखता है उसका। इतनी देर में उसकी बेटी आई, 7-8 साल की, बड़ी चुलबुली सी। और मेरे लिए क्या है पापा? मम्मी के लिए मशीन, अपने लिए कैमरा, मेरे पास लिए क्या है? वह मचल गई और उसके कंधे पर चढ़ गई। कबाड़ी वाला मुस्कुराया। मशीन भी तेरे लिए, कैमरा भी तेरे लिए,
और हम दोनों भी तेरे लिए। देख, तेरी मम्मी मशीन से तेरे लिए सुंदर सुंदर कपड़े सिलेगी, उसमें मेरी गुड़िया बिल्कुल राजकुमारी जैसे लगेगी। सबके फोटो खींचेंगे, है ना। वह खुश हो गई। तभी उसने सोचा, चलो कैमरे को देखते हैं, क्या पता इससे रील हो। जब उन्होंने बेचा है, उन्हें तो खुद ही पता कि कब से बंद पड़ा है। और उसने कैमरा खोला, देखा कैमरे में रील थी। इसका मतलब कि इसमें फोटो खींच सकते हैं। वह खुश हो गया। छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी खुशियाँ बड़ी खुशियों में बदल जाती है और वही उनकी जिंदगी को आगे बढ़ा जाती है। उसने तुरंत अपनी पत्नी को साथ खड़ा कर दिया। चलो मैं तुम्हारी अभी फोटो खींच लेता हूँ, अपने कैमरे से पहली फोटो। और उसने कैमरा क्लिक किया। बड़ी सुंदर फोटो है, एक और खींचता हूँ, फिर मैं इसकी रील पूरी कर धुलवा लूंगा। वो कैमरे के नेगेटिव में नजर गड़ाए बोल रहा था। कहते हुए उसने कैमरा में फोटो खींचने जैसे ही उसने सामने देखा, ये क्या। अब फोटो खिंचवाते खिंचवाते ये दोनों अचानक कहाँ चली गई। पत्नी और बेटी दोनों ही गायब थी। वह कहाँ चली गई? अभी तो यही थी, मैंने फोटो खींची थी। उसने सोचा, शायद फोटो खिंचवाकर बाहर गई है किसी को बताने। ये औरतें भी अजीब ही होती है। घर में थोड़ा सा भी कुछ हुआ नहीं कि मोहल्ले में ढिंढोरा पीट देती है। बाहर गया, चारों तरफ देख लिया, लेकिन उसे वे कहीं नजर नहीं आई। फोटो खींच रहा था तब भी नहीं चली गई क्या? सोते हुए उसने कैमरे को दोबारा निकाला और देखने लगा, नेगेटिव में उनकी फोटो है। फिर वहाँ कहाँ गायब हो गई दोनों बिना बताए। हम यहाँ हैं, हम यहाँ। कैमरा चीख रहा था, पर अफसोस किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। और हैरान परेशान उसने कैमरे को वही छोड़ा और बेटी और पत्नी को ढूंढने निकल पड़ा। शाम से रात हुई और रात से सुबह, पर दोनों का पता ना चल लग पाया। और सुबह होते ही थाने पहुंच गया रिपोर्ट दर्ज कराने। थानेदार ने पूछताछ की, लड़ाई तो नहीं हुई थी। सारी छानबीन के बाद वो संतुष्ट हुआ। उसने कहा, अपनी पत्नी और बेटी की फोटो दो ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो सके। अंदर ही अंदर उसे उम्मीद जागी। यह तो बहुत अच्छा हुआ, उनके गायब होने से पहले ही उसने फोटो खींच ली थी। अब उसको आसानी रहेगी ढूंढने में। यह सोचता हुआ वह वापस घर आया और उसने कैमरा ले जाकर थानेदार के सामने रख दिया। लीजिए साहब, यहाँ उनकी फोटो कैमरे में फोटो खींची थी। थानेदार ने तस्वीर को अपनी आंखों में रखा और हवलदार को बुलाया। कैमरे की जो फोटो है उसकी कॉपी करवा दो ताकि हम इसको हर थाने में बेच सके। अभी इसमें रील बाकी है साहब जी। थानेदार ने उसको घूर कर देखा तो वह चुप हो गया। हवलदार बोला, ठीक है, मैं अभी पूरी कर देता हूँ। और उसने, जी साहब आप खड़े हो जाओ, मैं आपकी ही फोटो खींच लेता हूँ। थानेदार साहब ने मूंछों पर ताव दिया और सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए और हवलदार ने फोटो क्लिक कर दी। हाँ जी साहब, एक और। उसने दोबारा क्लिक करने को किया, लेकिन यह क्या, सामने थानेदार साहब गायब हो गए। थानेदार साहब गायब थे। वह कहाँ चले गए? फोटो खिंचवाते खिंचवाते कबाड़ी भी परेशान हो गया। अभी तो हमारे सामने थे, फोटो भी खींची थी। उन्होंने कैमरे को फिर से देखा, नेगेटिव में खड़े थे लेकिन सामने नहीं थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और आश्चर्य में पड़ गए। शायद कोई काम याद आ गया तो कहीं चले गए। कबाड़ी बोला, बिल्कुल यही हुआ था। कल मैंने फोटो खींची थी और उसके बाद से मेरे को अपनी पत्नी और बच्ची नहीं दिखाई दी, और अभी आपने सांप की फोटो खींची और वह भी नहीं दिखाई दी। हवलदार बोला, कैसी बातें कर रहे हो, यह भी कोई बात हुई भला? और कैमरा कह रहा था, अरे कोई मुझसे भी पूछो भला, हम सब यही है, कहीं नहीं गए। मम्मी मुझे पापा के पास जाना है। हाँ बेटे चलेंगे। और उधर थानेदार साहब उन सब पर रौब झाड़ रहे थे। जरा खिसक कर बैठो, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जब 2-4 घंटे हो गए और थानेदार साहब नहीं मिले तो हड़कंप मच गया थाने में। हवलदार परेशान
थानेदार साहब के गायब होने की रिपोर्ट लिखाए या फोटो निकालकर कबाड़ी की पत्नी बेटी का कैसे हल करे। थाने में से एक थानेदार गायब हो गया था और वह भी एक पल में किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। फिर हवलदार कैमरा उठाकर फोटोग्राफर के पास गया जिसके पास वह अक्सर जाया करता था और उससे उस रील को डेवलप करने के लिए बोला। फोटोग्राफर ने कैमरे को इधर उधर से देखा। बहुत पुराना कैमरा है यह तो, इसके अभी तक फोटो खींच रही है, कहाँ से मिला? हवलदार साहब हंसते हुए फोटोग्राफर को बोला और उसने कैमरे पर नजर डाली। अरे इसमें तो अभी भी रील खाली है, क्या करूं? चलो रील पूरी कर देते हैं, आप भी क्या याद करोगे हवलदार साहब। और उसने सामने खड़े हवलदार की फोटो खींच ली। फोटो खींचकर उसने जैसे कैमरा आंखों से हटाया, सामने से हवलदार गायब। हवलदार गायब हुआ और फोटोग्राफर परेशान। अभी तो यही था, चला गया। उसने कैमरे में देखा हवलदार की फोटो थी, लेकिन उसने थाने में फोन किया है, शायद हवलदार देकर चला गया हो। लेकिन पता लगा हवलदार तो वापस आया ही नहीं। हवलदार को क्या हुआ? थाने में हड़कंप मचा हुआ है, थानेदार भी गायब है। फोटोग्राफर हैरान हो गया। अंदर हवलदार कह रहा था, सर आप यहाँ? तू भी आएगा पीछे पीछे? उसने देखा उसमें थानेदार की भी फोटो थी। फिर उसने और आगे देखा, एक बच्ची और उसकी माँ की फोटो थी जिसको वह डेवलप कराने आया था। मतलब कि उसका दिमाग परेशान हो गया। जिन जिन की फोटो खींची गई है सब गायब है। उसके मन में जिज्ञासा आई और उसने उससे पहले की फोटो देखी। वह फोटो किसी बुजुर्ग की थी। अरे यह फोटो तो शायद कहीं देखी है। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला। हाँ याद आया, 1-2 साल पहले अखबार में खबर छपी थी इस वृद्ध के गायब होने की। अचानक से कहीं गायब हो गया था। घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट कराई थी और अखबारों में इसकी फोटो छपी थी। फोटोग्राफर हैरान रह गया। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और पीछे देखने लगा। फिर वो भाग गया, थाने गया और वहाँ सब कुछ बताया। उसकी बात सुन वहाँ पर सभी आश्चर्यचकित रह गए। तुरंत अधिकारियों की एक मीटिंग हुई और सीआईडी से वीर प्रताप सिंह को बुलाया गया। उन्हें सारा मामला समझाया गया। वीर प्रताप सिंह ने सबसे पहले कबाड़ी को बुलाया। कबाड़ी की तो हालत पहले से खराब थी। उसे पता लगा, वह दौड़ा आया। लगा शायद उसकी बेटी और पत्नी मिल गई, लेकिन यहाँ पर तो खबर कुछ और ही थी। यह कैमरा कहाँ से मिला तुम्हें? उसने बता दिया। तुरंत एक टीम रेखा जी के घर पहुंची और उनके ससुर के गायब होने की कहानी पूछी। वहां जाकर जो पता लगा वह यह था कि एक दिन घर में ही थे, फिर कहाँ गए किसी को नहीं पता। उसके बाद उनको कैमरे में पहले की कुछ तस्वीरें दिखाई गई। यह किसकी है? सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। ये कौन है? वैसे तो हम नहीं जानते कैमरा कहाँ से खरीदा था, ज्यादा तो नहीं पता। कुछ दिन पहले ही पिताजी माउंट आबू घूमने गए थे और जब लौटे तो कैमरा साथ था और उसके तीसरे दिन ही वह गायब हो गए। वीर प्रताप के माथे पर बल पड़ गए। दोस्तों से संपर्क किया और एक दोस्त ने बताया कि ये कैमरा, बताया तो था उन्होंने एक कैमरा किसी गाइड से खरीदा था। शायद नेपाली का गाइड था कोई, बहुत कम पैसों में मिल गया था, ऐसा उन्होंने बताया था। वीर प्रताप के लिए इतना क्लू मिलता ही काफी था, इतना ही क्लू मिलना काफी था और वह अपनी टीम के साथ माउंट आबू रवाना हो गया। कुल मिलाकर 3 गाइड मिले उन्हें जो नेपाली थे। इन सबको थाने में बुलाया गया और पूछताछ शुरू हो गई। पहले तो सब मना करते रहे, लेकिन बाद में कड़ाई करने पर 22-23 साल के नेपाली ने स्वीकार कर लिया कि यह कैमरा उन्होंने ही बेचा था और ज्यादा कड़ाई पर उसने कबूल किया कि वृद्ध दंपति माउंट आबू घूमने आए थे। शरीर पर गहने और पैसा देख नेपाली का मन लालच से भर गया और उसने उनको कहा कि इतना गहना पहनकर घूमना ठीक नहीं, रूम में छोड़कर आए। अगले दिन पहाड़ी पर घुमाते
उसने हमसे कहा कि बहुत अच्छा व्यू है, यह मैं आपकी फोटो खींचता हूँ। वह बेचारे बुजुर्ग एक पहाड़ी के किनारे पर बैठे गए और उसने उनकी फोटो खींचने का बहाना किया और फिर फोटो खींचते खींचते दोनों को पहाड़ से नीचे गिरा दिया। उनका पर्स लेकर होटल गया और उनके कमरे से उनके गहने लेकर अपने कब्जे में कर लिए। यह कैमरा उन दंपति का ही था। इसको उसने उसके अगले दिन ही बेच दिया था। यहाँ तक तो कहानी वीर प्रताप को समझ आ गई, क्योंकि रेखा जी के ससुर से पहले इसमें उसी दंपति की तस्वीर थी जो पहाड़ी पर बैठे हुए थे, अलग अलग पोज में 3-4 तस्वीर। इसका मतलब यह कैमरा वांटेड है। वीर प्रताप को लगा इसकी तहकीकात करनी चाहिए। कैमरे में क्या राज है, कुछ तो गड़बड़ है। और फिर अपने एक दोस्त पाठक से मामले की गुत्थी सुलझवाने पहुंच गया। 10 मिनट के ध्यान के बाद जो कहानी उसने बताई, क्योंकि आपने अंतिम समय में दंपति उस कैमरे की तरफ देख रहे थे और उनका सारा ध्यान उस कैमरे में था, तो मरते समय उनकी आत्मा उसी कैमरे में कैद रह गई, मुक्त नहीं हुई। अब जिसका भी उस कैमरे से फोटो खींचा जाता है वो कैमरे में ही उसको कैप्चर कर लेते हैं। यह तो बढ़िया कहानी है, ऐसा तो पहले कभी नहीं सुना। यानी जिस लोगों की भी इसमें फोटो खींची है वह सब इसके अंदर है, ऐसा कैसे हो सकता है? वीर प्रताप कहने लगे। मित्र पाठक मुस्कुराया। यह दुनिया है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि जो लोग इस कैमरे के कैप्चर हुए हैं वह वापस कैसे आएंगे, क्योंकि उनकी मृत्यु तो हुई नहीं। पाठक ने कहा, इसके लिए हमें पहले उन बुजुर्ग दंपति की आत्मा को बुलाना पड़ेगा, उसके बाद ही समस्या कोई हल निकलेगा। अगर हम कैमरे को जला दे तो क्या उनकी आत्मा मुक्त नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, पाठक ने कहा, ऐसा मत करना, नहीं तो उनके साथ साथ बाकी के सभी लोग भी मारे जाएंगे। अच्छा। वीर प्रताप ने ठंडी सांस ली। बुजुर्ग दंपति के बारे में उस होटल से पता किया गया। उत्तराधिकारी के नाम पर उनकी एक बेटी थी। जब उनको यह हादसा पता लगा तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसे तो लगा था उसके मम्मी पापा की मौत एक्सीडेंट थी, लेकिन यहाँ तो उनकी हत्या की गई थी और हत्यारा उसके सामने था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, वह उस नेपाली पर झपटी, लेकिन वीर प्रताप सिंह ने उसे रोक लिया। आप इसकी छोड़ो, इसको तो हम जो सजा देंगे। आप तो पाठक जी की मदद करें, अपने मम्मी पापा की आत्मा को बुलाइए ताकि हम उनकी मुक्ति का उपाय कर सके और बाकी लोगों की मुक्ति हो। अगले दिन सुबह पाठक चौकी पर बैठ गया। घंटे की क्रिया के बाद एक अजीब सी महक वातावरण में आई। ये परफ्यूम तो मम्मी लगाया करती थी। फिर बेटी की आंखें बंद हो गई और अब आ जाइए, क्यों बुलाया है मुझे? पाठक ने कहा, हमें पता है कि आप लोग कैमरे में ही कैप्चर हो, आपकी आत्मा मुक्त नहीं हुई है, लेकिन आपने बाकी सभी लोगों को जिनकी फोटो खींची गई उनको क्यों कैप्चर कर लिया अपने साथ? उन्होंने क्या बिगाड़ा था? हम दोनों यहाँ अकेले थे, एक साथी भी बुलाया, वो भी बोरिंग। साल हो गया, जीवन काटे नहीं कट रहा था। हमें कुछ साथियों की जरूरत थी जो हमारे अकेलेपन को दूर कर सके। बहुत दिनों तक प्रतीक्षा के बाद भी किसी ने उस कैमरे से फोटो नहीं खींची। वो तो भला हो रेखा का। इतने दिनों बाद हमें अपने समय को बिताने के लिए कुछ नए साथी मिले। लेकिन यह तो गलत है ना? आपने जीते जागते लोगों को बिना उनका कोई अपराध हुए इस दुनिया से बुला लिया। हमारे साथ भी तो यही हुआ था। हमारा क्या अपराध था? पाठक आगे बोला, आपके अपराधी को हमने पकड़ लिया है, उसको सजा होगी और आपकी बेटी चाहती है कि आपकी आत्मा मुक्त हो जाए। इसके लिए आप उसको उपाय बताइए ताकि वह कर सके। थोड़ी देर शांति रही और फिर सुबकने की आवाजें सुबुक सुबुक आने लगी। फिर कहा गया,
कैमरे में से रील निकाल दिया जाए, उसको डेवलप किया जाए और उसमें से हमारी फोटो और यह कैमरा दोनों ही पवित्र अग्नि यज्ञ में आहुति दे दी जाए और राख गंगा जी में बहा दी जाए तो इसकी हमारी आत्मा मुक्त हो जाएगी। अगले दिन शहर के 4 परिवारों में खुशियां फिर से लौट आई थी। यह वीर प्रताप सिंह पाठक से प्रश्न कर रहे थे। एक बात समझ नहीं आई पाठक। क्या? कि इतने सारे लोग एक साथ एक छोटे से कैमरे में रह कैसे रहे थे? पाठक हंसने लगा। तुम भी बुद्धू, अभी प्रताप। वास्तव में वह शरीर उसके अंदर नहीं गए थे। शरीर तो उनका हवा में ही था जो ओझल था। उनकी आत्मा सूक्ष्म रूप में उस कैमरे में थी। वैसे एक बात है भाई, दोनों बुजुर्ग दंपति थे, बड़े ही जिंदा दिल। मरने के बाद भी साथियों की जरूरत थी। हंसते हुए प्रताप बोला, लेकिन थे बड़े पवित्र आत्मा। उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ पाठक कुछ सोचते हुए बोला। वीर प्रताप की जिज्ञासा शांत हो चुकी थी और वह केस सॉल्व कर अपने हेडक्वार्टर वापस जा चुके थे। तो कैसी लगी दोस्तों आपको हॉन्टेड कैमरे की कहानी? आपको अच्छी लगी है मुझे पता है, तो आप जल्दी से शेयर कर लीजिए सभी दोस्तों के साथ। और कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट भी कर देना। कमेंट में बताइए कैसी लगी और आपको दूसरी कहानी किस टॉपिक की चाहिए बताना। और गाइस 0 व्यू आता है वीडियो में, 1-2 व्यूज आते हैं, तो आप लोग यार शेयर करो, दूसरे बंदों को भी दिखाओ, दूसरे फ्रेंड्स को भी दिखाओ यार। शेयर कर दो व्हाट्सएप, फेसबुक सभी जगह। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।